अरबों लाइट ईयर्स दूर यूनिवर्स की गहराइयों में ऐसे कई सीक्रेट्स छिपे हैं जिन्हें समझना आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। स्वागत है विज्ञान शो पर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े अजूबों को। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और विज्ञान शो को सब्सक्राइब करके हमारी इस नॉलेज सीकिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। 1977 में दो पायोनियर्स ने एक ऐसी एपिक एक्सप्लोरेशन शुरू की जो शायद इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ी है। उनका गोल सोलर सिस्टम और इसमें हमारी जगह के रहस्यों को सुलझाना। इन्होंने हमें हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स की पहली और बेहतरीन इमेजरी दी। आज 47 ईयर्स और 24 बिलियन किलोमीटर्स बाद भी ये इंटरस्टेलर स्पेस से यूनिवर्स की नई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। वॉयजर 1 और 2 प्रोब्स सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और सर्किटरी नहीं हैं, बल्कि ये ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी, एम्बिशन और रेजिलियंस का सिंबल है। वॉयजर ने सिर्फ गैस जायंट्स और उनके मून्स की फोटोज ही नहीं ली, बल्कि अर्थ पर रहने वाली पीढ़ियों का दिल जीत लिया। ये वो प्रोब्स हैं जो किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के मुकाबले सबसे दूर गए हैं। ये ट्रेल ब्लेजर्स हैं जिन्हें वो सब देखने का मौका मिला जो हमने पहले कभी इतने क्लोजअप में नहीं देखा था। ह्यूमैनिटी की पहुंच से दूर जाना इनका सौभाग्य भी है और एक बड़ी चुनौती भी। वॉयजर से पहले हमें सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कम पता था। ये कहना है वॉयजर मिशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एडवर्ड स्टोन का। हमने बार बार वो चीजें खोजी जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था। तो क्या आप वो देखने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने सीखा? मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं विज्ञान शो। आज के इस सुपरकट में हम वॉयजर मिशंस के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनके ग्रैंड टूर से लेकर उनके ट्रैजिक फिनाले तक। ये एक आयरनी ही है कि सोलर सिस्टम के किनारे पर हमारी समझ कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पुरानी मशीन्स बढ़ा रही हैं। इनका ऑनबोर्ड कंप्यूटर आपके कार की की फॉब से भी कम मेमोरी वाला है। ये आज भी 1970 के दशक की 8 ट्रैक मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये आप में से कई लोगों से भी उम्र में बड़े हैं। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की यही मुश्किल है कि दूरियां और ट्रैवल टाइम्स इतने ज्यादा हैं कि टेक्नोलॉजी अपने एम्बिशियस टारगेट्स तक पहुंचने तक एंटिक्वेटेड हो जाती है। शुरुआत में वॉयजर 1 और 2 को इंटरस्टेलर स्पेस के लिए नहीं बनाया गया था। इन्हें जुपिटर, सैटर्न और उनके मून्स की 5 ईयर मिशन के लिए बनाया गया था, जो 176 सालों में एक बार होने वाले प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से मुमकिन हुआ। अपने टारगेट्स पूरे करने के बाद वॉयजर मिशन टीम ने इसमें यूरेनस और नेपच्यून को भी जोड़ दिया। इसके बाद नासा ने और भी एम्बिशियस वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन शुरू किया ताकि सन के प्रभाव के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर किया जा सके। ये आखिरी जर्नी दोनों प्रोब्स को इक्लिप्टिक से दूर सोलर सिस्टम के अनछुए हिस्सों में ले गई, जैसे कि टर्मिनेशन शॉक और गर्म हीलियोशीथ, और फिर आखिर में हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस तक। लेकिन इन शानदार मशीन्स ने अपने असल मिशन से इतना आगे बढ़कर ये सब कैसे किया? इसका जवाब है उनकी पुरानी मगर बेहद इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। नासा के साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसे फॉरवर्ड थिंकिंग डिजाइन चॉइसेस किए जिससे ये प्रोब्स अपने शुरुआती ऑब्जेक्टिव से कहीं आगे निकल गए। सीधा कहे तो इन्हें बिल्ट डिफरेंट कहा जा सकता है। चलिए सबसे जरूरी फैसले से शुरू करते हैं। फ्यूल सोर्स। हर प्रोब में एक लॉन्ग लास्टिंग रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा है। ये प्लूटोनियम 238 आइसोटोप की गर्मी को
इलेक्ट्रिक पावर में बदलता है। टेक ऑफ के समय ये जनरेटर्स 157 वॉट बिजली पैदा कर सकते थे, जो एक लैपटॉप और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए काफी है। शायद ये सुनने में ज्यादा ना लगे, पर वॉयेजर की जरूरतों के लिए ये काफी था। हालांकि रेडियो आइसोटोप जनरेटर की पावर हर 87.7 ईयर्स में आधी हो जाती है, फिर भी इसमें इतनी जान थी कि कम से कम 2025 तक जरूरी चीजें चालू रह सकें। ये लॉन्ग टर्म फ्यूल कैपेसिटी कोई इत्तेफाक नहीं थी। 1977 में लॉन्च के वक्त नासा के पास एक अनोखा मौका था। प्लैनेट्स का वो 176 ईयर अलाइनमेंट जो आखिरी बार नेपोलियन के समय हुआ था। इस रेयर अलाइनमेंट की वजह से वॉयेजर कम मेहनत में नेपट्यून और यूरेनस तक पहुंच सकते थे। साथ ही उन्हें चारों आउटर जायंट से ग्रेविटी असिस्ट भी मिला, जिससे उनकी इफेक्टिव वेलोसिटी उनके अपने रॉकेट प्रोपल्शन से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उस समय यह आइडिया काफी नया था, जिसे पहले सिर्फ नासा के पायनियर मिशंस के दौरान बृहस्पति और शनि पर आजमाया गया था। मगर इस छोटे से विंडो की वजह से नासा के पास वक्त कम था। कांग्रेस से ज्यादा फंडिंग मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वॉयेजर की टीम ने कुछ ऐसे इंजीनियरिंग फीट्स दिखाए जिससे इन प्रोब्स को एक लंबे मिशन के लिए तैयार किया जा सके। हर वॉयेजर प्रोब 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है। ज्यादातर में बैकअप सिस्टम्स हैं जिन्हें पावर बचाने के लिए टॉगल किया जा सकता है। कोर्स और ओरिएंटेशन को सही रखने के लिए इनमें जायरोस्कोप्स और 16 हाइड्रोजीन थ्रस्टर्स लगे हैं। इन बैकअप्स की वजह से ही वॉयेजर इतने लंबे समय तक टिक पाए। ये तब काम आए जब 37 ईयर्स बाद वॉयेजर 2 के मेन थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया और 4 दशकों से शांत पड़े बैकअप थ्रस्टर्स को चालू करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, जो इनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत है। इनमें कस्टम बिल्ट ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लगे हैं, जो आज के हिसाब से पुराने लग सकते हैं, पर 1977 में ये कटिंग एज थे। इनके कैमरों को एक कंप्यूटर कमांड सबसिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें फॉल्ट डिटेक्शन जैसे फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं। एक और जरूरी हिस्सा था एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सबसिस्टम। यहां एटीट्यूड का मतलब है अर्थ के मुकाबले प्रोब की ओरिएंटेशन। इसके बिना हाई गेन एंटेनी कभी नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को सिग्नल नहीं भेज पाते। ये बेहद जरूरी है क्योंकि इनके ट्रांसमीटर्स की पावर एक फ्रिज के बल्ब जितनी ही है। इतनी दूरी पर इनके रेडियो सिग्नल किसी धीमी फुसफुसाहट जैसे हो जाते हैं, जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर एंटेने का रुख अर्थ की तरफ न हो तो ये 287 बिलियन किलोमीटर के ढेर में एक सुई की तरह खो जाएंगे। हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में रियल टाइम ट्रांसमिशन के लिए 3.7 मीटर एंटेना और डेटा बफर करने के लिए डिजिटल टेप रिकॉर्डर लगा है। पुराने पायनियर प्रोब्स के मुकाबले ये एक बड़ा कदम था। आज के स्मार्टफोन के सामने इसकी मेमोरी कुछ भी नहीं। फिर भी इन्हें बनाने वाली कंपनी ओडेटिक्स का दावा था कि ये 4000 किलोमीटर लंबी टेप बिना खराब हुए चला सकते हैं। इन्हें सबसे हार्श एनवायरनमेंट्स और उन रिगर्स को सहना था जिनका पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था। फिर भी वॉयेजर के टेप रिकॉर्डर्स ने बिना किसी मशीन फेलियर के काम किया, जब तक कि उन्हें पावर बचाने के लिए ऑफलाइन नहीं कर दिया गया। वर्ल्ड वाइड वेब से 12 साल पुरानी मशीनों के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। प्लानिंग के वक्त ड्यूरेबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जुपिटर तक पहुंचने के लिए उन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरना था। कभी साइंटिस्ट्स का मानना था कि यह इलाका किसी भी स्पेसक्राफ्ट के परखच्चे उड़ा देगा, पर पायनियर्स 10 और 11 की सफलता ने वॉयेजर टीम को हौसला दिया। अगर ये नाकाम होते तो मिशन पहले टारगेट से पहले ही खत्म हो जाता। खुशकिस्मती से दोनों प्रोब्स ने एस्टेरॉयड बेल्ट को सुरक्षित पार कर लिया, पर आगे एक और चुनौती थी, इंटरस्टेलर स्पेस का भयंकर ठंडा तापमान। नासा ने इन्हें चलाने के लिए कई हीटर्स लगाए थे, मगर जैसे जैसे पावर कम हुई उन्हें बंद करना पड़ा।
जब 2 साल पहले कॉस्मिक रे डिटेक्टर का हीटर बंद किया गया तो उसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जाहिर है 23 बिलियन किलोमीटर दूर रिपेयर टीम भेजना मुमकिन नहीं था। सबको लगा कि इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा, पर वो चलता रहा। 45 सालों तक इनका सही सलामत काम करना इनकी रेजिलियंस और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता प्रमाण है। पर इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने आखिर देखा क्या? चलिए शुरू से शुरू करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम में बनाया। 20 अगस्त 1977 को नासा ने फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से वॉयेजर 2 लॉन्च किया। इसके 2 हफ्ते बाद 5 सितंबर 1977 को इसका साथी वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ। हालांकि दोनों जुपिटर जा रहे थे, पर वॉयेजर 1 की ट्रैजेक्टरी छोटी और तेज थी, इसलिए बाद में निकलने के बावजूद उसने 15 दिसंबर 1977 को वॉयेजर 2 को ओवरटेक किया और एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले बाहर निकला। ये दोनों मिलकर एक डैज़लिंग परेड ऑफ पिक्चर्स लेने वाले थे जो उस वक्त क्रांतिकारी था। चलिए खुद देखते हैं। लॉन्च के 13 दिन बाद वॉयेजर 1 ने अर्थ की पहली फोटो भेजी। अर्थ से 11.6 मिलियन किलोमीटर दूर से ली गई ये फोटो काफी भावुक कर देने वाली है। ये अपोलो 11 के अर्थराइज फोटो की याद दिलाती है। इसमें हमारा ब्लू मार्बल और उसका मून साफ दिख रहे हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि इस प्रोब ने तब से अब तक कितना लंबा सफर तय किया है। वॉयेजर 1 को अपने पहले टारगेट जुपिटर तक पहुंचने में करीब 2 साल लगे। 714 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद 17 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार की वजह से यह 5 मार्च 1979 को पहुंच गया। वॉयेजर 2 जो अर्थ से पहले निकला था, अपनी ट्रैजेक्टरी की वजह से 4 महीने बाद जुलाई 1979 में पहुंचा। इससे पहले 1972 में पायोनियर 10 भी जुपिटर जा चुका था, पर वॉयेजर की इमेजेस ने लोगों की कल्पनाओं को सच कर दिया। ये जुपिटर की ऐसी फोटोज हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये पेंटिंग नहीं बल्कि असल तस्वीरें हैं। इसमें आप इसके 2 मून्स आयो और यूरोपा को भी देख सकते हैं। वॉयेजर 1 ने गैस जायंट के पास पहुंचने का एक टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड किया। हर 10 आवर्स यानी 1 जुपिटर डे पर ली गई 66 फोटोज को मिलाकर ये मूवी बनी है जो 27 मिलियन किलोमीटर की अप्रोच को दिखाती है। ये नज़ारा जितना शानदार है उतना ही डरावना भी। साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा जुपिटर के एटमॉस्फेयर ने हैरान किया। उन्हें उम्मीद थी कि यहां ईस्ट वेस्ट विंड्स होंगी, पर यहां मौजूद टर्बुलेंस और रोटेशनल मूवमेंट ने सबको चौंका दिया। वॉयेजर डेटा ने कंफर्म किया कि ग्रेट रेड स्पॉट एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग फॉर्मेशन है। साथ ही पायोनियर के सुरागों की मदद से जुपिटर के रिंग्स के बारे में भी पुख्ता जानकारी मिली। वॉयेजर डेटा ने न सिर्फ 4 जोवियन रिंग्स के होने को कंफर्म किया, बल्कि पहली बार उनकी इमेज भी ली। जुपिटर छोड़ते वक्त ली गई ये फोटो उन रिंग्स को एक ग्लोइंग ऑरेंज लाइन की तरह बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। जुपिटर से आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने वादा किया था, चलिए इसके मून्स आयो और यूरोपा पर वापस चलते हैं। वॉयेजर एक्सपीडिशन का सबसे बड़ा शौक था जुपिटर के मून आयो पर वॉल्केनिक एक्टिविटी की खोज। वॉयेजर से पहले जियोलॉजिस्ट्स का मानना था कि हमारे मून की तरह आयो पर भी बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स होंगे, पर आयो के सरफेस पर दिखने वाले डार्क स्पॉट्स असल में क्रेटर्स नहीं बल्कि वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स और लावा लेक्स थे। ये फोटो 1 मिलियन ईयर्स से भी कम पुराने लावा फ्लो को दिखाती है, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा रीसेंट और अनपेक्षित है। अब हम जानते हैं कि आयो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव जगह है। उस वक्त आयो को मिड इरप्शन में कैप्चर करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। जरा सोचिए, आप हमारे मून जैसा कुछ देखने की उम्मीद कर रहे हों और अचानक आपको ऐसा नजारा दिख जाए। आयो के सरफेस पर होने वाले ये ब्लू एक्सप्लोजन्स मटेरियल और गैस को 100 किलोमीटर दूर स्पेस में फेंक रहे थे।
ये वॉल्केनोज इतने एक्टिव हैं कि हर कुछ घंटों में फटते रहते हैं, जिससे वॉयेजर को कई जॉ ड्रॉपिंग फोटोज मिली। आयो के बाद अगला मून है यूरोपा, जो उससे बिल्कुल अलग है। वॉयेजर 1 ने पहली बार दिखाया कि ये आइसी वर्ल्ड अजीब स्क्रैच मार्किंग से ढका हुआ है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये यूरोपा के सरफेस पर आइस फ्रैक्चर पैटर्न्स हैं। वॉयेजर डेटा ने ही पहली बार इशारा किया कि इस आइस के नीचे एक विशाल ओशन छिपा हो सकता है। आज हम जुपिटर के 95 मून्स के बारे में जानते हैं, पर 1979 तक ये गिनती सिर्फ 13 थी। वॉयेजर ने 3 नए सैटेलाइट्स थेबे, मेटिस और एड्रेस्टिया की खोज की, जिससे 80 तक कुल संख्या 16 हो गई। वॉयेजर के ग्रैंड टूर का अगला स्टॉप था सैटर्न। 21 मंथ्स के सफर के बाद वॉयेजर 1 नवंबर 1980 में इस रिंग्ड प्लैनेट के पास पहुंचा। जैसा कि मैंने कहा था, रिंग्स मतलब सैटर्न। वॉयेजर मिशन से पहले माना जाता था कि सैटर्न के पास सिर्फ 5 मेजर रिंग्स हैं, पर वॉयेजर 1 ने दिखाया कि ये सैकड़ों पतले रिंगलेट से बनी हैं। वॉयेजर ने जी रिंग की खोज की और पायोनियर द्वारा खोजी गई एफ रिंग के बारे में जरूरी जानकारी दी। पता चला कि एफ रिंग का नेचर काफी उलझा हुआ और मल्टी स्ट्रैंडेड है। साथ ही 2 शेपर्ड मून्स प्रोमीथियस और पेंडोरा की पहचान हुई। इस खोज ने साइंटिस्ट की थियरी कंफर्म कर दी कि नैरो रिंग्स के मटेरियल को संभालने के लिए शेपर्डिंग मून्स जरूरी होते हैं। वॉयेजर ने हमें सैटर्न के बी रिंग्स पर कुछ घोस्टली फीचर से भी रूबरू कराया, जो पहिए के स्पोक्स जैसे लग रहे हैं। इन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी हलचल मचा दी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल ऑर्बिटल मैकेनिक्स के हिसाब से सही नहीं बैठते। आज भी इसकी वजह पूरी तरह साफ नहीं है, पर माना जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से छोटे डस्ट पार्टिकल्स रिंग के सरफेस से अलग हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि वॉयेजर के डेटा ने हमें यह भी सिखाया कि सैटर्न अपनी रिंग्स खो रहा है। ग्रेविटी इन रिंग्स को प्लैनेट की ओर खींच रही है, जिससे ये बर्फ के कणों की बारिश में बदल रहे हैं। नासा के मुताबिक अगले 300 मिलियन ईयर्स में सैटर्न की रिंग्स गायब हो सकती हैं। सैटर्न की यात्रा ने इतने सवाल खड़े किए कि निंटिज में इस प्लैनेट को करीब से समझने के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भेजा गया। कसीनी प्रोब को 1997 में लॉन्च किया गया था, जिसने 13 ईयर्स तक सैटर्न की ऑर्बिट में रहकर उसकी स्टडी की। मगर हम अभी सैटर्न का इलाका नहीं छोड़ रहे। वॉयेजर ने इसके मून्स के बारे में कई बड़े खुलासे किए। चलिए टाइटन और एनसेलेडस के बारे में जानते हैं। पायनियर 11 के बाद वॉयेजर ने टाइटन की स्टडी की और पाया कि वहां एक थिक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, जो हमारे प्लैनेट के बाहर इकलौता ऐसा एनकाउंटर था। एनसेलेडस भी काफी अनोखा निकला। ये मून असल में इरप्ट हो रहा है और हर सेकंड 300 किलो वाटर वेपर स्पेस में फेंक रहा है। ये वेपर सैटर्न के चारों ओर एक क्लाउड बना देता है, जो इसकी आइसी रिंग्स को फीड करता है। इस बात की पुष्टि बाद में कसीनी मिशन ने की। जियोलॉजिकल डेटा से पता चला कि एनसेलेडस पुराना और नया दोनों तरह का मिश्रण है। इसका स्मूथ हिस्सा नया है और क्रेटर्स वाला हिस्सा पुराना। अब हमें वॉयेजर 1 को अलविदा कहना होगा, जो टाइटन के बाद सीधा इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ गया। उसे वहां पहुंचने में और 32 साल लगने वाले थे। मगर फिक्र न करें, वॉयेजर 2 ने सैटर्न के चारों ओर एक स्लिंग शॉट लिया ताकि वो यूरेनस और नेपट्यून तक पहुंच सके। सैटर्न के 5 साल बाद वॉयेजर 2 जनवरी 1986 में यूरेनस पहुंचा। वहां के एटमॉस्फेयर में कोई बादल नहीं दिखे, जिसने साइंटिस्ट्स की पुरानी सोच को चुनौती दी। इसकी पोलर रीजन्स 98 डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई हैं, पर एक और झुकाव था जिसने सबको हैरान कर दिया। यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, पर वॉयेजर डेटा ने दिखाया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड न सिर्फ मौजूद है, बल्कि यह 59 डिग्रीज तक झुका हुआ है। इसका मतलब है कि इसके मैग्नेटिक और रोटेशनल पोल्स एक ही जगह पर नहीं हैं। अब तक माना जाता था कि ये पोल्स हमेशा अलाइंड होते हैं, जैसे अर्थ पर इनमें सिर्फ 12 डिग्री का फर्क है।
पर यूरेनस का यह बदलाव प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड मॉडल्स के बिल्कुल खिलाफ था। इस वजह से प्लैनेट के घूमने पर इसका मैग्नेटोस्फीयर एक टेढ़े मेढ़े फेंके गए फुटबॉल की तरह डगमगाता है। वॉयेजर 2 ने यूरेनस की जानी मानी रिंग्स की बारीकियां दिखाईं और 2 नई रिंग्स की भी खोज की। यह पहली बार था जब इन डार्क रिंग्स की तस्वीरें ली गई थीं, जो असल में बारीक डस्ट पार्टिकल से बनी हैं। वॉयेजर 2 ने एक नई रिंग की ऑर्बिट में 2 शेपर्ड मून्स भी खोजे, ठीक वैसे ही जैसे सैटर्न की एफ रिंग में मिले थे। 21 जनवरी 1986 को ली गई इस फोटो में इन्हें 4 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से देखा जा सकता है। इस मिशन ने यूरेनस के मून्स की गिनती को काफी बढ़ा दिया। पहले हम सिर्फ 5 मून्स जानते थे, पर वॉयेजर 2 ने 11 और नए मून्स खोज निकाले। आज हम कुल 27 मून्स के बारे में जानते हैं। वॉयेजर ने इनके साइज, कॉम्पोजिशन और ऑर्बिट्स के बारे में बेहद जरूरी डेटा भेजा। यूरेनस के 5 पुराने मून्स सैटर्न के मून्स जैसे ही बर्फ और पत्थर के बने हैं। ओबरॉन और अम्ब्रियल पर अनगिनत क्रेटर्स हैं, जो इनके पुराने होने का सबूत हैं। वहीं टाइटेनिया पर मौजूद फॉल्ट सिस्टम्स और कैनियंस इसके जियोलॉजिकली एक्टिव होने का इशारा करते हैं। एरियल का सरफेस सबसे चमकता हुआ और शायद सबसे नया है। 1,29,000 किलोमीटर दूर से ली गई इस फोटो से पता चलता है कि एरियल के इतिहास में कभी बड़ी जियोलॉजिकल एक्टिविटी रही होगी, जिससे यहां आइसी मटेरियल का फ्लो हुआ। मिरांडा इन 5 में से प्लैनेट के सबसे करीब है और इसके नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। वॉयेजर ने 4 जनवरी 1986 को मिरांडा के पास से महज 30,000 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी और इसकी जियोलॉजिकल डायनामिज्म की एक अनोखी पहेली हमारे सामने रखी। इस छोटे से मून का इतिहास काफी उथल-पुथल भरा रहा है, जहां 20 किलोमीटर गहरे कैनियन जैसे फॉल्ट्स और आइसी मटेरियल के निशान मिले हैं। इसकी सरफेस पर मौजूद ओवल और रेस ट्रैक जैसे फीचर्स किसी कॉस्मिक स्क्रैचेस की तरह लगते हैं। साथ ही यहां पुराने और नए टेरेन्स का एक मोज़ेक सा नजर आता है। यहां दिखने वाला शेवरॉन जैसा निशान ये इशारा करता है कि मिरांडा की ओरिजिनल सरफेस कभी बिखर गई थी और फिर उसके टुकड़े दोबारा एक साथ जुड़ गए। 25 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 ने यूरेनस को अलविदा कहा और 1 मिलियन किलोमीटर दूर से एक आखिरी विदा लेती हुई फोटो खींचकर अपने आखिरी टारगेट नेपट्यून की ओर बढ़ गया। 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 साल के सफर के बाद आखिर नेपट्यून नजर आया। अर्थ से निकलने के 12 साल बाद 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर मौजूद इस नीले प्लैनेट के पास पहुंचा। इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई गई, पर मीथेन की भारी मात्रा ने इसे ये नीला रंग दिया है। यहां हवाओं की रफ्तार करीब 1,100 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई, जो नेपट्यून के खतरनाक मौसम का सबूत है। साइंटिस्ट ने यहां एक विशाल तूफान भी देखा, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया। ये बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था और इसकी रफ्तार 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सोलर सिस्टम में अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। वॉयेजर 2 ने पहली बार नेपट्यून की रिंग्स की तस्वीरें भी ली। ये रिंग्स पूरी नहीं थीं, बल्कि इनमें कई पार्शियल रिंग स्ट्रक्चर्स या आर्क्स देखे गए, जो काफी धूल भरे और अधूरे थे। नेपट्यून की यात्रा इसके सबसे बड़े मून ट्राइटन के बिना अधूरी है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा पिंड है, जिसकी सरफेस फटी हुई है और यहां इरप्टिंग गाइजर्स और आइस वॉल्केनोज के होने की संभावना मिली है। ट्राइटन की एक आखिरी झलक लेकर वॉयेजर 2 ने अपना ग्रैंड टूर पूरा किया, जहां हाइपरसोनिक सोलर विंड्स का मुकाबला ठीक 1 साल बाद वॉयेजर 1 पहले ही करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। पावर बचाने के लिए इसके कैमरास हमेशा के लिए बंद किए जाने वाले थे, पर कार्ल सेगन की सलाह पर टीम ने इसे घर की ओर मोड़कर एक आखिरी तस्वीर ली।
14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने इतिहास की सबसे दूर से ली गई सेल्फी खींची, जिसे पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। कार्ल सेगन के शब्दों में, उस छोटे से बिंदु पर वो सब लोग रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनके बारे में आपने कभी सुना है। ये एक मोट ऑफ डस्ट की तरह है जो सूरज की किरण में तैर रहा है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के प्रति दयालु रहें और इस पेल ब्लू डॉट को सहेज कर रखें। पर इसके बाद क्या? वॉयेजर प्रोब्स ने इंटरस्टेलर स्पेस में क्या देखा? इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने के लिए उन्हें टर्मिनेशन शॉक को पार करना पड़ा, जहां हाइपरसोनिक सोलर विंड्स का मुकाबला इंटरस्टेलर विंड से होता है। इसके बाद उन्हें हीलियोशीथ और हीलियोपॉज की सीमाओं को लांघना था। पर इंटरस्टेलर मीडियम की शुरुआत का मतलब सोलर सिस्टम का अंत नहीं है। वॉयेजर 1 को ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में अभी और 300 साल लगेंगे। ये अरबों आईसी प्लैनेटेसिमल्स का एक विशाल घेरा है। इस क्लाउड से बाहर निकलकर हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए छोड़ने में इसे अभी और 30,000 साल लगेंगे। जब वॉयेजर्स ने हीलियोशीथ के जरिए सफर किया तो उन्होंने एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी की। क्योंकि सन की मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में घूमती है, इस स्पिन की वजह से एक रिपल पैदा होता है जिसे हीलियोस्फेरिक करंट शीट कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, लेकिन जब यह शीट टर्मिनेशन शॉक तक पहुंचती है तो यह कंप्रेस होने लगती है, मानो लहरें किसी पूल के किनारे से टकरा रही हों। वॉयेजर प्रोब्स ने डिस्कवर किया कि टर्मिनेशन शॉक के बाद ये स्टैक्ड अप रिपल्स दरअसल मैग्नेटिक बबल्स बना देते हैं। इसका मतलब है कि हीलियोशीथ की बाउंड्री उतनी स्मूथ और क्लियर कट नहीं है जितना साइंटिस्ट्स ने सोचा था, बल्कि ये एक फ्लक्चुएटिंग और मैग्नेटिकली बबली एनवायरनमेंट है। इस मेसी फाइंडिंग की वजह से हमें हीलियोशीथ के मॉडल को पूरी तरह रिवाइज करना पड़ा। 25 जुलाई 2012 को वॉयेजर एक स्पेस प्रोब पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जिसने सन की हीलियोस्फीयर को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। ये 540 मिलियन किलोमीटर्स पर ईयर यानी 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की इनक्रेडिबल स्पीड से सफर कर रहा था। याद रहे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। वॉयेजर 1 ने सन से करीब 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हीलियोपॉज को क्रॉस किया, जो अपने आप में एक बड़ा खुलासा था। हीलियोपॉज वो बाउंड्री है जहां सन की सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से टकराकर रुक जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पानी की दो ताकतवर लहरें आपस में टकरा रही हों। सोलर विंड दरअसल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्टेडी स्ट्रीम है। वहीं दूसरी ओर इंटरस्टेलर मीडियम में कॉस्मिक डस्ट और पुराने सुपरनोवे के अवशेष होते हैं। जब ये स्ट्रीम्स आपस में टकराती हैं तो बनता है हीलियोपॉज बाउंड्री। शुरुआत में नासा को यकीन नहीं था कि वॉयेजर 1 ने सच में इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री ले ली है। प्लाज्मा वेव डिटेक्टर ने प्लाज्मा डेंसिटी में 80 गुना बढ़त दर्ज की, लेकिन एक ऐसी चीज हुई जिसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। हीलियोपॉज क्रॉस करने के बाद भी वॉयेजर 1 को एम्बिएंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं मिला। थ्योरेटिकल मॉडल्स के मुताबिक मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को बदलना चाहिए था, पर हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई बदलाव नहीं था। नासा इतना कंफ्यूज था कि उन्होंने ये अनाउंस करने में लगभग 1 साल लगा दिया कि वॉयेजर 1 वाकई इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी वॉयेजर 1 का साथ निभाया। ये 490 मिलियन किलोमीटर यानी 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ईयर की थोड़ी धीमी स्पीड से चलते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला
दूसरा मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्रॉसिंग भी सन से 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हुई और 6 साल पहले के वॉयेजर 1 की तरह ही इस प्रोब ने भी एम्बिएंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। लेकिन एक और चीज ने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। दरअसल सन एक 11 ईयर सोलर साइकिल से गुजरता है जिसमें इसकी एक्टिविटी घटती बढ़ती रहती है। वॉयेजर 2 की क्रॉसिंग उस टाइम पर हुई जब सोलर विंड्स अपने पीक पर थीं। मॉडल्स के मुताबिक हीलियोस्फीयर का साइज भी बदलना चाहिए था, यानी वॉयेजर 2 के समय इसे एक्सपैंड होना चाहिए था। मगर वॉयेजर 2 ने हीलियोपॉज को ठीक उसी डिस्टेंस पर पार किया जहां वॉयेजर 1 ने 6 साल पहले किया था। इसका मतलब था कि हमारे मॉडल्स गलत थे। एक बड़ी थियरी यह है कि अरबों साल पहले हमारा सन एक धमाके के बाद पैदा हुए हॉट और हेवीली आयनाइज्ड रीजन से निकला था और उस सुपरनोवे का मैग्नेटिक टर्बुलेंस आज भी हीलियोपॉज के पास मौजूद है। अगर ऐसा है तो जैसे जैसे ये प्रोब्स आगे बढ़ेंगे उन्हें एक अलग मैग्नेटिक ओरिएंटेशन मिल सकती है, लेकिन तब तक शायद इनके इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा के लिए शांत हो चुके होंगे। आखिरकार ये प्रोब्स अब जवाब देने लगे हैं। मई 2022 की शुरुआत में वॉयेजर 1 का सिग्नल कुछ अजीब हो गया। सोचिए, आप नासा के एक साइंटिस्ट हैं। आप सुबह अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं और वॉयेजर 1 का टेलीमेट्री डेटा चेक करते हैं। वॉयेजर 1 से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 22 आवर्स लगते हैं। आज के दौर में ये व्हाट्सएप टेक्स्ट के बजाय चिट्ठियां भेजने जैसा है। लेकिन आज कुछ गड़बड़ है। उसने जो जानकारी भेजी है वो समझ में ही नहीं आ रही। वॉयेजर 1 के थ्रस्टर्स क्या कर रहे हैं या वो किस दिशा में मुड़ा हुआ है, ये साफ बताने वाले सही डेटा की जगह आपको बस अजीबोगरीब नंबरों की एक लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है। ये इशारा कर रहा है कि वॉयेजर ऐसी दिशाओं में मुड़ा हुआ है जो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तभी आप अपना कंप्यूटर चेक करते हैं, सिग्नल तो वॉयेजर 1 से ही आया है। इसका मतलब है कि उसका एंटेना आपकी तरफ ही है। हैरानी की बात यह है कि इसका साइंस डेटा बिल्कुल नॉर्मल है। बचे हुए 4 इंस्ट्रूमेंट्स अब भी इंटरस्टेलर मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड्स और कॉस्मिक रेज की सटीक रीडिंग्स ले रहे हैं। वॉयेजर 1 की पावर सप्लाई अब कम होने लगी है। इसके 3 जनरेटर्स में मौजूद प्लूटोनियम ऑक्साइड की एफिशिएंसी खत्म हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉयेजर 1 साल 2025 के बाद काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये डेटा की गड़बड़ क्यों हो रही है? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य है। बाकी सिस्टम्स चेक करने के बाद पता चला कि सिर्फ एक ही चीज अजीब तरह से बिहेव कर रही है। वो है AACS, यानी एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। वॉयेजर 1 पर लगे 3 कंप्यूटर्स में से ये एक है। और याद रहे, इसका काम ये पक्का करना है कि स्पेसक्राफ्ट का 3 मीटर लंबा एंटेना हमेशा अर्थ की तरफ रहे। पर अब इस AACS ने सही डेटा भेजना बंद कर दिया है। आप सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आपने सोचा था, लेकिन यह परेशान करने वाली जरूर है। यह कुछ वैसा ही है जैसे रोजाना आने वाला पोस्टमैन अचानक किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगे। उसके लाए हुए पैकेजेस तो वही हैं और सही पते पर भी आए हैं, बस उस आदमी की बातें अब आपकी समझ से बाहर हैं। इस अजीब बात को और उलझाने के लिए वॉयेजर 1 को खुद नहीं लगता कि उसमें कोई खराबी है। स्पेसक्राफ्ट में इमरजेंसी सेफ मोड सेटिंग्स होती हैं, जो तब एक्टिवेट होती हैं जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो। इसमें आमतौर पर सिस्टम्स तब तक पावर डाउन हो जाते हैं जब तक साइंटिस्ट्स खराबी का पता न लगा लें। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉयेजर 1 को अब भी यही लगता है कि उसके सभी सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं। तो तस्वीर अब साफ है। दिखने में ये एक छोटी सी खराबी लग सकती है, लेकिन ये इशारा है
कि आगे चलकर दूसरे सिस्टम्स में भी गड़बड़ हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे मिशन का अंत हो सकता है। वॉयेजर 1 अब आपसे 23.8 बिलियन किलोमीटर दूर है। अब आपको इसका सॉल्यूशन सिर्फ अपने अंदाजों से ढूंढना होगा। जहां एक तरफ से सिग्नल पहुंचने में ही 22 आवर्स लगते हैं, आज के दौर में यह वाकई नामुमकिन सा लगता है। बाकी सिस्टम्स की जांच करने के बाद आप कुछ अजीब थियोरीज को खारिज कर सकते हैं। नहीं, ये एलियंस की कोई चाल नहीं है। हालांकि नासा साइंटिस्ट ने वॉयेजर प्रोब्स पर गोल्डन डिस्क्स इसी उम्मीद में लगाई थी कि शायद किसी दिन एलियंस उन्हें ढूंढ ले, पर वो महज एक सिंबॉलिक जेस्चर था। वैसे भी एलियंस का हमसे संपर्क करने का यह तरीका काफी अजीब होता। और नहीं, फिजिक्स के लॉज अभी टूटे नहीं हैं। वॉयेजर 1 किसी वर्म होल में नहीं फंसा है जो उसकी लोकेशन गड़बड़ कर दे और फिर भी सिग्नल हम तक पहुंचा दे, क्योंकि सारा साइंटिफिक डेटा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि प्रॉब्लम खुद AACS में ही है। 4 महीनों तक साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने वॉयेजर 1 की बारीकी से जांच की। उन्होंने कई थ्योरीज को टेस्ट किया ताकि बिना किसी नुकसान के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। वे एक बैकअप सिस्टम पर स्विच कर सकते थे। वॉयेजर 1 को रिडंडेंसीज के साथ बनाया गया है। यह पहला AACS कंप्यूटर नहीं है। इससे पहले वाला भी काफी समय पहले खराब हो चुका था। उन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ने के बारे में भी सोचा। आखिर साइंस डेटा तो मिल ही रहा था, पर क्या गड़बड़ मैसेज के साथ काम चलाना सही होता? शायद ये एक न्यू नॉर्मल बन जाता, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि हम किसी बड़ी गड़बड़ को अनदेखा कर रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गलत हो रहा था? अगर हां, तो शायद नासा को आपको काम पर रख लेना चाहिए। पता चला कि इंटरस्टेलर स्पेस के भारी रेडिएशन वाले एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉयेजर को उस पुराने टूटे हुए ACC कंप्यूटर का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उस कंप्यूटर की खराबियों की वजह से डेटा कॉट्स हो गया और हमें वो अजीब नंबर्स मिलने लगे। तो असल में इसका फिक्स काफी आसान था। नासा को बस वॉयेजर को दोबारा सही कंप्यूटर इस्तेमाल करने का ऑर्डर देना था। खैर, आसान और सॉल्व कहना तो सरल है, लेकिन वॉयेजर 1 को दोबारा नॉर्मल होने में भी कुछ महीने लग गए। और फिर नवंबर 2023 में एक और कंप्यूटर, फ्लाइट डेटा सबसिस्टम, में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आई। वॉयेजर 1 अब काफी पुराना हो चुका है। जुलाई 2023 में वॉयेजर 2 को भेजे गए कुछ कमांड्स की वजह से उसका एंटेना अर्थ से 2 डिग्री भटक गया था। इतनी भारी डिस्टेंस पर यह छोटा सा अंतर भी बहुत बड़ा था और नासा ने वॉयेजर 2 से संपर्क पूरी तरह खो दिया। तब ऑस्ट्रेलिया की डीप स्पेस नेटवर्क फैसिलिटी से एक ताकतवर इंटरस्टेलर शाउट भेजा गया, जिसने वॉयेजर 2 को वापस अर्थ की तरफ मुड़ने का कमांड दिया। उस शाउट के पहुंचने और प्रोब का जवाब वापस आने तक का 37 आवर्स का इंतजार नासा की टीम के लिए बहुत तनाव भरा रहा होगा। आज नहीं तो कल वॉयेजर प्रोब्स का अर्थ को सिग्नल्स भेजना बंद होना तय है, चाहे वो कोई मफलंक्शन हो या पावर का खत्म होना। इस इनक्रेडिबल मिशन का अंत अटल है, लेकिन तब भी इन जुड़वा प्रोब्स का असली कॉस्मिक सफर तो बस शुरू ही हुआ होगा। 40,000 सालों में वॉयेजर 1 शायद कैमेलोपर्डालिस कॉन्स्टेलेशन के एक स्टार की ओर बढ़ेगा। 2,96,000 सालों में यह सीरियस के करीब होगा। ये नन्हे और निडर प्रोब्स शायद खुद अर्थ से भी ज्यादा समय तक टिके रहेंगे और मिल्की वे की गहराइयों में अकेले भटकते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इन प्रोब्स पर सितारों के लिए एक मैसेज भेजा गया है। इन गोल्डन ऑडियो विजुअल डिस्क्स को गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इनमें अर्थ की फोटोज हैं, वेल्स की आवाजें हैं, मोज़ार्ट का म्यूजिक है और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं। ये किसी अनजान अजनबी को हमारी एक झलक दिखाएंगे। जहां तक हमारी बात है, हमें इन पुराने दोस्तों को अलविदा कहना होगा। उम्मीद है वॉयेजर मिशन सितारों की तरफ हमारा आखिरी कदम नहीं, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत होगी। आज वॉयेजर हम इंसानों के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारी एक इटर्नल लेगेसी है। एक ऐसा पैगाम
जो शायद तब भी जिंदा रहेगा जब हम और हमारी ये दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। ये अंधेरे अंतरिक्ष में तैरता हुआ इंसानियत का वो मैसेज इन अ बॉटल है जिसे हमने अनंत काल के लिए छोड़ दिया है। क्या कभी कोई अजनबी इन गोल्डन रिकॉर्ड्स को सुनेगा? क्या वे समझ पाएंगे कि कभी इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था? जवाब जो भी हो, पर ये प्रोब्स हमें याद दिलाते हैं कि हम छोटे से नीले ग्रह के वासी होने के बावजूद असीमित संभावनाओं को छूने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको वॉयेजर का ये सफर रोमांचक लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंतरिक्ष के रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे ही अनकहे सच जानने के लिए विज्ञान शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की प्रेरणा देते हैं, तो अपनी राय नीचे जरूर लिखें। विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपका होस्ट देवेश। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ